हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है चिंतन देसाई और आप सबका हमारी ये फिजिक्स चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमने अब तक 2.20 तक के क्वेश्चन देखे थे और हमारी जो मेन एक्सरसाइज है उसमें अप टू 2.24 तक ही क्वेश्चन है। तो हमारे अभी 4 क्वेश्चन बाकी है जो आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसमें से पहले जो 2 क्वेश्चन है ना बच्चों, वो वैसे तो देखा जाए तो वो आपको खुद से सॉल्व करने होते हैं, मतलब कि वो सब एक एक्सपेरिमेंट बेस है। कहीं से भी आप ये इंफॉर्मेशन पा सकते हो, गूगल करके भी इंफॉर्मेशन पा सकते हो, खुद ही थोड़ा सोच के आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, मतलब कि ये कुछ एस्टिमेशन के ऊपर रिलेटेड है, मतलब कि ये आपको सोचना है कि अगर ऐसा है तो हम उसको कैसे यहाँ पे जस्टिफाई कर सके। तो वैसे तो 2.21 एंड 2.22 वो आपको खुद से करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर भी अपेंड करके मैं दे देता हूँ। आपको खुद से सोच विचार करना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, और सोचना है कि क्या ये हो सकता है आंसर। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं कि वही एग्जाम्पल आप भी दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं 2.21 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर ए नीड ऑफ साइंस। फॉर एग्जांपल, टू ascertain the speed of to ascertain the speed of an aircraft, one must have an accurate method to find its position at closely separated instants of time. This was the actual motivation behind the discovery of a radar in the World War II. Think of different example in modern science where precise measurement of length, time, mass, etc. are needed. Also, whenever you can give a quantitative idea of the precision needed. मतलब कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यहाँ पे रडार का इन्वेंशन करने के लिए कहीं ना कहीं उनका ये जो मोटिवेशन कहाँ से मिला था, तो वो जो हमारे एयरक्राफ्ट थे ना, उसको टारगेट करने के लिए, मतलब कि उसको हिट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट को टारगेट बना के उसके ऊपर मिसाइल छोड़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि आपको उसका लोकेशन सेकंड बाय सेकंड का आपको पता होना चाहिए। उसकी वेलोसिटी के हिसाब से आप यहां से टारगेट, आप यहां से मिसाइल लॉन्च करो, लेकिन वहां पे जैसे कि मान लो कि ये एक प्लेन है, सोच लो कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है। ठीक है, सो दिस इज द एयरक्राफ्ट और हम यहां से उसके ऊपर टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारी मिसाइल है। ठीक है, तो हमने यहाँ से टारगेट करा, तो टारगेट करने से ये इसको हिट करना है, तो हिट करने के लिए, क्योंकि ये प्लेन तो मोशन में होगा ना, तो कहीं ना कहीं हमें कितना एंगल सेट करना है, तो उसके लिए आपका ये हाइट भी पता होना चाहिए और साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, मतलब कि एवरी सेकंड उसका लोकेशन क्या होगा ना, वो सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए और वो एक्यूरेट होनी चाहिए। वो एक्यूरेट होने मतलब कि आपको हर एक वैल्यू ना इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे कोई भी एंगल सेट करो तो कहीं ये आपकी मिसाइल उसको मिस ना कर जाए, उसको हिट कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रडार का डिस्कवरी हुआ था। तो ऐसा आपको और एक एग्जांपल देना है जिसमें आपको ये प्रिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मतलब भी मेजरमेंट में ना कोई भी गलती नहीं चल सकती है। ठीक है, तो ऐसे मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला कि इससे अलग कोई एग्जांपल आपको देना है, जैसे उन्होंने ये रडार वाला जो भी एग्जांपल दिया कि एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए उसकी पोजीशन लोकेशन को जानने के लिए एक्यूरेटली यहाँ पे उसको लोकेशन को जानने के लिए कहीं ना कहीं हमने वहां पे रडार का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो उसी तरह आपको एक ऐसा एक अनदर एग्जांपल यहाँ पे पूछा है, तो हमने एग्जांपल के तौर पे क्या बोल दिया? सैटेलाइट लॉन्चिंग। Satellite launching. In the modern science, accurate measurement is necessary. For example, in the satellite launch, system time of 1 microsecond accuracy is very required. ठीक है, आपको पता ही है कि क्योंकि अगर थोड़ी सी 1 माइक्रोसेकंड की भी वहां पे गलती हो गई तो उसका लोकेशन चेंज हो सकता है। ठीक है, आपने अगर मिशन मंगल मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले ही उनके पास सारे डेटा हो जाते हैं, उनके पास पहले से कैलकुलेटेड होते हैं। ठीक है, कि कब इंजन को फायर करना है, उसको ये वाली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ले जाने के लिए हमें कब इंजन को ट्रिगर करना है, इतने टाइम पे वो कहाँ होगा,
कब ये यहाँ पे होगा, कब ये ऑर्बिट को चेंज करवाना होगा, सारी इंफॉर्मेशन ना उनके पास पहले से सेट होती है, मतलब कि पहले से वो सारे कैलकुलेशन वगैरह करके रखे हुए होते हैं। और वहां पे ना 1 माइक्रो सेकंड की भी गलती वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग होने चाहिए। तो ऐसा ही हमने एक दूसरा एग्जांपल दे दिया जो आपको मांगा गया था कि जहां पे एक्यूरेट रीडिंग का, एक्यूरेट मेजरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, एक्यूरेट मेजरमेंट इज नेसेसरी हो, ठीक है। तो ये हमने दूसरा एग्जांपल दिया। ऐसा आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। हमने ये एक एग्जांपल दिया, आप कोई और भी एग्जांपल यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर है? तो ये कंप्लीटली टॉकेटिव है, आपको खुद से सोचना है और इसका आंसर देना है। जरूरी नहीं कि मैंने ये आंसर यहाँ पे लिखा तो आप भी वही आंसर यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो वो आपका दिमाग जो भी बोलता है, जहां जहां पे आप खुद सोचो कि रियलिटी में कहां पे आपको एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सोचो और उस हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगेन एक टॉकेटिव क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर वैसे तो आपको ही देना होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखे हैं सारे, आप देखते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप अपना लॉजिक बना के भी यहाँ पे आंसर दे सकते हो। मैंने एक मेथड समझाई, यहाँ पे जो मेथड मांगी है आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ए का आंसर है। तो देखो क्या बोला है, जस्ट ए प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर नेसेसरी इन साइंस, just as precise measurements are necessary in science, it is equally important to be able to make rough estimates of quantities using rudimentary ideas and common observations. Think of way by which you can estimate the following. Where an estimate is difficult to obtain, try to get an upper bound on the quantity. ठीक है। तो या कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना कोई पर्टिकुलर, मतलब कि एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए कुछ हमारे पास ऐसा टूल ना हो, तो हमें कहीं ना कहीं एस्टिमेशन लगा के उसको, या फिर कोई ऐसी अलग मेथड लगा के हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो कई बार ना एस्टिमेशन वाली मेथड भी हमें काम लग जाती है उसका आंसर निकालने में। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग आपको घटनाएं दी गई है, अलग अलग आपको 5 ऐसी घटनाएं दी गई है, तो उसके रिलेटेड आप मेजरमेंट कैसे लोगे, तो उसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना है, ठीक है। तो जैसे कि पहली घटना है कि द टोटल मास ऑफ रेन बेरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मास निकालने को बोला है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि इन इंडिया एवरेज रेनफॉल इज 100 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो 1 मीटर। अकॉर्डिंग टू दी मेट्रोलॉजिस्ट, लेट एरिया ऑफ द कंट्री इज ए, एरिया मान लो कि ए है, जो हमने 3.3 कैपिटल एम किलोमीटर स्क्वायर वगैरह लिखा है। तो आप इसकी कैलकुलेशन को देखते जाओ, 3.3 टाइम्स एम किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हम मास m निकाल सकते हैं, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम को अगर सेपरेट करें तो एरिया इनटू हाइट होता है, और बाकी सारी एस्टिमेटेड वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करें तो हम यहाँ पे उसका मास निकाल सकते हैं, दैट इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 15 kg, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसको देख लो, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से एस्टिमेशन लगा के आप यहाँ पे निकाल सकते हो। वैसे ही दूसरे केस में क्या पूछा है, द मास ऑफ एन एलिमेंट। आप अगर एक एलिफेंट का मास निकालने को बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो वो भी एक एस्टिमेशन वाली मेथड कि अगर एक एलिफेंट का मास निकालने को बोला जाए तो मैं कैसे निकालूं, एक एलिफेंट है ना, चूहा थोड़ी ना है कि उसका मास निकालना है, ठीक है, और आसानी से निकाल पाए, एक एलिफेंट है, और एलिफेंट का मास हमें यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे एक ऐसे ही एक मेथड प्रोवाइड की कि एलिफेंट का हम मास कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक इसका मास निकालने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो स्केल के ऊपर उसको खड़ा कर दो और फिर वहां से ग्रेविटी से डिवाइड कर दो, तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे इसका मास निकालू, तो एस्टिमेशन कैसे करूँ इसके मास का। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको एलिफेंट का मास निकालना है तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन को अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि मान लो कि आपके पास एक बोट है, ठीक है, और उस बोट का जिसका नीचे वाला जो एरिया है ना वो एरिया ए है, और उसमें से मान लो कि उसकी D1 हाइट वाटर में सिंक है, ठीक है। तो हेंस
डिस्प्लेस वॉल्यूम मतलब कि जितना पोर्शन D1 जितनी हाइट उसकी डूबी हुई है पानी के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो अंदर पानी के अंदर सिंक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसने क्या किया होगा, वाटर को उतनी जगह बना के वाटर को शिफ्ट किया होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ तो वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ तो वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, मतलब कि अब सीधी सी बात है, आप किसी को एक एक बोट को आप पानी में तैरते हुए आप वहां पे रखते हो, तो उसका थोड़ा सा पोर्शन तो अंदर डूबा हुआ होगा, ठीक है। वो वहां पे आपको दिखेगा कि वो पूरी बोट ऐसे तैरती नहीं है, मतलब कि उसका थोड़ी हाइट तो अंदर, थोड़ी डेप्थ अंदर पानी के अंदर डूबी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके छोटी सी हाइट डूबने से यहाँ पे जितना पानी डिस्प्लेस हुआ ना, पानी का जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ ना, वो वॉल्यूम मान लो कि कितना है, A × D1 है, ठीक है। अभी क्या करना है, उसी बोट में आपको एलिफेंट को खड़ा कर देना है, ठीक है। तो एलिफेंट को बिठा दो उस बोट में अच्छे से। तो अभी मान लो कि एलिफेंट को बिठाने से उस बोट का D2 जितना हाइट अंदर डूबा, ठीक है। तो उसकी वजह से जितना भी यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस हुआ, वो कितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो मान लो V2 के बराबर, मतलब कि वो है A × D2 के बराबर। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम ड्यू टू द एलिमेंट एलिफेंट कितना होगा, तो V2 - V1 होगा, मतलब कि A टाइम्स D2 - D1 होगा। और यहीं से मास ऑफ एलिफेंट कैसे निकालते हैं, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वही वॉल्यूम यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको डेंसिटी पता है तो आप एलिफेंट का मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो मेथड होती है ना, ये सारी मेथड मतलब कि एस्टिमेशन, अगर आपके पास कोई प्रॉपर यहाँ पे कोई टूल वगैरह नहीं है, तो आप इसको कैसे एस्टिमेट करोगे, कैसे आप इसको मेजर करेंगे, बस यही रास्ते यहाँ पे आपको निकालने हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि भाई एलिफेंट को का मास आप कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए सीधी सी बात है कि आप कोई बोट तो लेने जाओगे नहीं और ये एक्सपेरिमेंट तो करोगे नहीं, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेशन के तौर पे अगर मुझे निकालने को बोला जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास ये एक मेथड है। आपके दिमाग में और कोई मेथड आती है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही मेथड को अप्लाई करो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको जस्ट रीड कर लेना अपने आप से, ठीक है, मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली तीसरा जो भी है वो क्या है, द विंड स्पीड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टॉर्म विंड का स्पीड कैसे निकालेंगे, तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, विंड का स्पीड ड्यूरिंग द स्टॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया, ड्यूरिंग द स्टॉर्म यहाँ पे अगर मुझे विंड कितनी तेजी से फ्लो कर रही है अगर वो मुझे निकालना है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, initially देखो, if balloon is placed at the height edge from the ground when storm is not there, the balloon is at the position A, मतलब कि जब स्टॉर्म नहीं था तब बलून कहाँ पे था, ए पॉइंट पे, जमीन से कितनी हाइट पे, एच हाइट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे था। जैसे ही स्टॉर्म आया तो क्या हुआ, वो बलून शिफ्ट कर गया कितना, एक्स जितना, और कहां पहुंचा, बी के ऊपर, ठीक है, बी के ऊपर पहुंचा, ठीक है। तो अभी देखो ये तो ट्राइंगल बन गया, तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, मुझे वेलोसिटी ऑफ स्टॉर्म निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूं, तो बहुत ही सिंपल है। क्या मैं ये ट्राइंगल को अच्छे से देखूं तो क्या मैं टेन थीटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू बनाना बहुत ही आसान है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, सामने वाली डिवाइड बाय एडजेसेंट, मतलब कि x बटे h, यस और नो। तो यहां से x बटे h होता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, x के बराबर। मान लो कि उस बलून ने ये डिस्प्लेसमेंट टाइम t के दौरान किया, मतलब कि उसको यहां से a से b तक जाने में टाइम कितना लगा होगा, लेट से इट इज t, ठीक है, लेट से इट इज t। तो देखो मैंने यहाँ पे टेन थीटा का सीधा वैल्यू बनाया x बाई h, और यहां से h को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, तो मेरे पास h टेन थीटा का वैल्यू क्या बना, x के बराबर। दोनों साइड पे मैंने t से डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे h tan थीटा डिवाइड बाई t कितना मिला, x बाई टी। और बच्चों ये जो x बाई टी है उसी को तो बोला जाता है क्या, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होती है वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी निकली, h tan थीटा डिवाइड बाई t, ठीक है, h tan थीटा डिवाइड बाई t। तो कहीं ना कहीं इस तरह आप स्टोन की वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हो। तो करना कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करना है स्टॉर्म की वेलोसिटी निकालने के लिए, कि आपको एक बलून को किसी हाइट से, जमीन से किसी एच हाइट पे किसी ए पॉइंट के ऊपर अज्यूम करना है जब स्टॉर्म नहीं है। अभी मान लो जैसे स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, मान लो कि वो ही बलून
इतने टाइम में, ये टाइम आपको मेजर करना पड़ेगा, इतने टाइम में मान लो कि वो बी पॉइंट के ऊपर पहुंचा और ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एक्स के बराबर। तो फिर यहाँ पे ट्राइंगल वगैरह लगा दो, टेन थीटा लगा दो, सामने वाली डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा x बाई एच, और यहीं से h टेन थीटा का वैल्यू हमें x मिल जाएगा, और दोनों साइड पर t से डिवाइड कर दो, तो x बाई टी को रिप्लेस किया जाएगा v से, तो बाकी का जो ये वैल्यू मिलेगा h टेन थीटा डिवाइड बाई t का, वही हमें क्या देगा, स्टॉर्म की वेलोसिटी देगा। तो कहीं ना कहीं जब आपके पास कोई ऐसा मेजरिंग टूल ना हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर मेथड ना हो, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो मेथड आ सकती है उसका यूज करके ये सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी का एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल था। सिमिलरली नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे पूछा कि द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स सॉरी नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड। वेरी गुड, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड। इसको अगर मुझे निकालना है तो एस्टिमेशन से कैसे निकालो, तो इसका भी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आपको अज्यूम करना है कि सपोज पर्सन हैज हेयर्स ऑन द हेड इन 8 सेंटीमीटर। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल अगर आपके दिमाग में जो आता है ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब टोटल नंबर ऑफ हेयर मुझे यहाँ पे काउंट करना है, तो सपोज पर्सन हेयर्स ऑन हेड इज 8 सेंटीमीटर रेडियस एंड थिकनेस ऑफ हेयर इज यहाँ पे गिवन है 10 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। ये जस्ट एक एजम्पशन है, ठीक है। तो इतने रेडियस में हेयर का गुच्छा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और हेयर की थिकनेस कितनी है, इतनी है। तो इतने रेडियस के एरिया में टोटल कितने हेयर होंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल, एरिया ऑफ रीजन ऑफ हेयर डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन हेयर, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे थिकनेस ऑफ हेयर भी पता है और रेडियस भी पता है, कितने एरिया में वो फैला हुआ है, हेयर सारे फैले हुए हैं, वो एरिया भी पता है, या रेडियस पता है तो एरिया भी निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलर मान लेंगे, तो ये सर्कुलर मान लेंगे, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। और नीचे भी हमने सेम चीज यहाँ पे नोटिस किए, और थिकनेस जो भी है, क्योंकि हेयर की जो थिकनेस होती है, हेयर एक हम माने तो सिलिंड्रिकल जैसा होता है, ठीक है, इसको हम सिलिंडर ही मान सकते हैं, वायर के जैसा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी थिकनेस, ये हो गई थिकनेस, मतलब कि वो डायमीटर होगा, तो इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें उसकी रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किए, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा कितना, 2.56 इंटू 10 टू द पावर 6 नंबर ऑफ हेयर्स। तो इतनी रेडियस के एरिया में, सर्कुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ हेयर होंगे, इतने, जो आपको काउंट करने को बोला गया है, ठीक है। सो अगेन इट इज वन काइंड ऑफ टॉकेटिव क्वेश्चन। आप अगर इसका कोई अलग रास्ता निकाल सकते हो कैलकुलेट करने का, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप वो मेथड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये जस्ट एक एस्टिमेशन है, ठीक है। और सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम, मतलब कि आपके क्लासरूम में कितने एयर मोलिक्यूल्स होंगे, वो कैसे निकाले। तो इसका भी एक मैंने बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। आप अभी इसको खुद से देखो, खुद से देख के इसका एस्टिमेट लगाओ और देखो कि क्या ये मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको रूम का साइज एक एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरा जो भी रूम है वो इतने बाई इतने मीटर वाला है, तो टोटल उसका वॉल्यूम कुछ इतना होगा। और फिर क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 एवोगेड्रो नंबर के बराबर। तो जस्ट इसको डिवाइड ही करना है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे इन वन रूम, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से देख लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास और कोई मेथड है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिखा है वही आप यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो भी थे वो थोड़े टॉकेटिव टाइप के थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई पूछे तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक एस्टिमेशन है कि भाई एलिफेंट का मास निकालने को बोला तो ये जस्ट एक एस्टिमेशन है, ठीक है। उसके लिए हम बोट वाला वो मेथड जो भी यूज किए वो कोई एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड मेथड नहीं है। वहां पे मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने अप्लाई किया और उस हिसाब से मैंने एस्टिमेशन लगा दिया कि भाई इतना मास होना चाहिए। तो एट दैट मोमेंट मेरे दिमाग में जो मेथड काम आई, मेरे दिमाग में जो क्लिक की मेथड, वो मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है। आपके दिमाग में जो मेथड आ सकती है वो आ सकती है, आप उससे भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सन इज ए हॉट प्लाज्मा आयोनाइज मैटर है वो एक,
with its inner core at a temperature exceeding 10 to the power 7 Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At these high temperatures, no substance remains in a solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solids and the liquids or the gases. Check if your guess is correct from the following data. If assume that the mass of the sun is this much and the radius of the sun is this much. ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर सीधी भाषा में बोलूं तो आपको क्या निकालने को बोला गया है बच्चों? आपको यहाँ पे सन का सिंपल सा डेंसिटी निकालने को बोला गया है। तो पहले तो यहाँ पे सन का डेंसिटी निकालो। डेंसिटी निकालने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सन कौन से स्टेट में हम इसको मान सकते हैं। क्या इसको सॉलिड मान सके, क्या इसको लिक्विड माने या फिर गैस माने? ठीक है, वो आपको आंसर देना है। क्या मैं इसको सॉलिड मानूं, क्या मैं इसको लिक्विड मानूं या फिर मैं इसको गैस मानूं? ठीक है, मेरा आंसर क्या होगा वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसका डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए। वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए या फिर वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर हम डेंसिटी से दे सकते हैं। कैसे डेंसिटी से दे सकते हैं? क्योंकि हमें वाटर का डेंसिटी बच्चों पता है, क्योंकि वाटर एक प्योर लिक्विड है। तो अगर वाटर के डेंसिटी जितनी डेंसिटी आई तो वो लिक्विड फॉर्म में होगी, अगर उससे ज्यादा आई तो कहीं ना कहीं वो सॉलिड हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या सच में सॉलिड होगी कि नहीं होगी वो हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है वो लिक्विड और सॉलिड के बीच की कोई हो। ठीक है, तो पहले तो हमें डेंसिटी निकालने के बाद हमें ये पता चलेगा। तो पहले डेंसिटी निकालते हैं बच्चों। डेंसिटी का एक ही तो फॉर्मूला है, यहाँ पे अल्टीमेटली हमें सन का डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ सन, डेंसिटी ऑफ सन, इसको मैं रो से डिनोट करता हूं। रो ऑफ सन दैट इज इक्वल्स टू, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मास मैं कैपिटल एम मानता हूं अपॉन वॉल्यूम। बच्चों सन को ना भी हम यहाँ पे स्फीयर मानेंगे। मान लो कि वो सन एक स्फेरिकल है, तो सन को हमने स्फीयर मान लिया। अभी देखो इसका मास तो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, मास यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो उसको जैसा है वैसा ही यहाँ पे एज इट इज फॉर्मेट में यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है मास 2 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, और इसका वॉल्यूम, क्योंकि हमने इसको स्फीयर माना है, इट इज ए स्फेरिकल नेचर। इसका जो भी एरिया होगा, एरिया नहीं, इसका जो वॉल्यूम होगा वो एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर अगर मान ले तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3, इट इज πr³। और क्योंकि यहाँ पे उसका रेडियस भी आपको पता है, रेडियस ऑफ द सन इज हियर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मीटर क्यूब में, केजी मीटर क्यूब में ही रखना है। ठीक है, तो इसको पहले केजी मीटर क्यूब में ही रखते हैं। केजी मीटर क्यूब में, क्योंकि केजी में ऑलरेडी है तो केजी मीटर क्यूब में ही रखते हैं, और फिर देखते हैं कि इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करना हो तो कर सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका वैल्यू क्या निकलेगा? देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 ऊपर चला गया इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय ये 4 इंटू पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14 हम ले सकते हैं, या फिर 22/7 ले लो। आर कितना है यहाँ पे, रेडियस डिवाइड गिवन है 7 इंटू 10⁸ होल क्यूब। बच्चों आप अगर इसको सॉल्व करोगे, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, तो आई एम गेटिंग दिस आंसर, आई एम गेटिंग दिस आंसर, मतलब कि मुझे डेंसिटी मिली 1.4 इंटू 10⁻³। इट इज 1.4 इंटू 10⁻³ kg अपॉन मीटर क्यूब, kg अपॉन मीटर क्यूब। और क्योंकि 10⁻³ kg अपॉन मीटर क्यूब ऑलरेडी है, तो मैं इसको ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं तो मीटर को 1 मीटर इज इक्वल्स टू
10⁻² सेंटीमीटर और 1 kg 10⁻³ तो यहाँ से कहीं ना कहीं 2 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सारा जो भी बचेगा वो अपने आप में एक 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो हाँ ये हो जाएगा मीटर क्यूब, तो 10⁻², 10⁻⁶ और 6 कैंसल। क्लियर है? ठीक है, बरोबर है। तो देखो इसका सन का डेंसिटी कितना निकला, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गई डेंसिटी ऑफ सन। ये जो हमने निकाला वो डेंसिटी ऑफ सन निकला। ठीक है, और अगर मुझे कोई पूछे कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी, तो वो मुझे पता है बच्चों। डेंसिटी ऑफ वाटर जिसको मैं रो डब्ल्यू से डिनोट करूं, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहीं ना ये वैल्यू 1 से तो ज्यादा आई, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम इसको बोल सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म और अपनी जो सॉलिड फॉर्म है, इन दोनों के बीच की क्वांटिटी है। मतलब कि ये ना तो मैं लिक्विड में गिन सकता हूं, ना तो मैं इसको सॉलिड में गिन सकता हूं। ठीक है, ये दोनों के बीच की यहाँ पे क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में तो है ही नहीं, लेकिन इसको हम लिक्विड और सॉलिड के बीच में मान सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम ऐसा बोलते हैं ना, वो लावा जो भी होता है ना, वोल्केनो लावा, ठीक है, तो उसके जैसा कुछ होगा कि ये लिक्विड और सॉलिड इन दोनों के बीच की एक कैटेगरी आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर के वो वाटर के नजदीक तो है। ठीक है, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ये लिक्विड और सॉलिड इन दोनों के बीच की एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाए, एक बीच की एक कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, तो सन जो भी होगा वो लिक्विड एंड सॉलिड के बीच की कैटेगरी में हम मान सकते हैं। ठीक है, और इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि आउटर सरफेस ऑफ कोर इज एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, और जो भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कोर पार्ट ऑफ द सन है ना, जो मास इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स उसको लगेगा, जो बाहर की सरफेस पे जो भी लिक्विड, अगर वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा ना, तो वो क्या होगा कि एक्चुअल में उसका जो इनर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसको ना ये लिक्विड और सॉलिड के बीच की क्वांटिटी हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर कि वो सॉलिड और लिक्विड के बीच की एक क्वांटिटी होगी, गैसियस फॉर्म नहीं होगा। परफेक्टली सॉलिड भी नहीं बोल सकेंगे और परफेक्टली प्योर लिक्विड भी नहीं बोल सकेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच की कैटेगरी मान लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 second of our arc. Calculate the diameter of the Jupiter. आपको यहाँ पे जुपिटर का डायमीटर निकालने को बोला गया है। ठीक है, देखो मतलब कि ये ना हमारी सीधी एप्लीकेशन है। पैरेलल एंगल में हम दो एप्लीकेशन देखे थे। किसी भी प्लेनेट का अगर अर्थ से डिस्टेंस निकालना है, तो एक तो वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दूसरी चीज क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर मुझे दूसरी चीज यहाँ पे लिखनी है तो सेकंड थिंग मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो दूसरी चीज मैं यहाँ पे किसी भी प्लेनेट का डायमेंशन निकाल सकता हूँ। लेकिन डायमेंशन निकालने से पहले आपको उस प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेनेट जुपिटर दिया गया है उसका अर्थ से डिस्टेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, मतलब कि कैपिटल डी प्रोवाइडेड है। तो ये जो आपको एंगुलर डायमीटर के फॉर्म में जो दिया गया है ना बच्चों, वो अल्टीमेटली क्या है, वो अल्टीमेटली एक सिंपल सा, हम बोल सकते हैं अल्टीमेटली वो एक सिंपल सा पैरेलैक्स एंगल ही है। ठीक है, ये एंगल ही है, अलग तरीके से बोल के दिया गया है, बाकी वो एक एंगल ही है। तो पहले चलो इसकी पूरी फिगर वगैरह ड्रॉ कर देते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट पसंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट के पास चले जाते हैं हम यहाँ से।
इसको थोड़ा बड़ा बता देते हैं, ये हमारा जुपिटर है, मान लो ये हमारा जुपिटर है, और उसी के सामने ये हमारी छोटी सी अर्थ है। ठीक है, इसको और छोटा बना देते हैं, पॉइंट के जैसा। ठीक है, इतना पॉइंट के जैसा इतना छोटा बना देते हैं, और कहीं ना कहीं हम वो पैरेलैक्स मेथड का ही यूज करेंगे यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये हमारा जुपिटर है, दिस इज जुपिटर। और वो हमारी अर्थ है। ठीक है, सो दिस इज अवर अर्थ। ठीक, चलो, और कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो आपको पता है। मान लो कि बच्चों ये इसका डायमीटर है जो हमें निकालना है। ठीक है, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस प्लेनेट जो हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसके दो डायमीटर के एंडिंग पॉइंट को अर्थ से देखते हैं। ठीक है, अर्थ के किसी एक ही लोकेशन से इन दोनों पॉइंट को, डायमीटर के एंडिंग पॉइंट को हम देखते हैं। ठीक है, तो अर्थ से हम क्या करेंगे, अर्थ से हम पहले ये वाला, मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने ए बोल दिया, सो दिस इज द ए पॉइंट, एंड दिस इज द बी पॉइंट। तो हम पहले ए पॉइंट को देखेंगे और फिर क्या करेंगे, टेलीस्कोप को घुमाएंगे और फिर बी को देखेंगे। ठीक है, तो जितना वो एंगल घुमा इसी को बोला जाता है बच्चों क्या, एंगुलर डायमीटर। और वो आपको कितना प्रोवाइडेड है यहाँ पे, 35.72 सेकंड। ठीक है, इतना आपको, मतलब कि इसको हम थीटा बोल देते हैं, हमारे लिए ये क्या है, थीटा। वहां पे अगर आपको नोटेशन याद हो तो हमने इसको अल्फा लिया था, डायमेंशन मेजर करने के लिए अल्फा लिया था। तो यही है हमारा एंगुलर डायमीटर। और कहीं ना कहीं इसको हम स्मॉल बी बोल देते हैं, इट इज द डायमीटर ऑफ दैट जुपिटर, जो हम इसको स्मॉल बी बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच का, वो स्मॉल बी बोलेंगे। और ये वाला जो भी है ये कैपिटल डी होगा, और कैपिटल डी, ये डी तो ये भी डी, क्योंकि बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, तो हम अप्रोक्सीमेटली यही मानेंगे कि हाँ ये दोनों सेम होंगे। और ये जो ए बी होगा वो आर्क के बराबर होगा। ठीक है, वो स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं होगा, वो एक आर्क के बराबर होगा, ताकि हम आर्क का फॉर्मूला लगा सके। सो डी का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, अभी दोनों जगह पे डी का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे लिख देता हूं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है 824.7 मिलियन किलोमीटर्स। मिलियन मतलब कि 10 टू द पावर 6, तो मैं इसको लिखूंगा 824.7 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। क्लियर है, चलो, तो डी हमें किलोमीटर में प्रोवाइडेड है। ये जो एंगल है ना, पैरेलैक्स एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, यहाँ पे इसको एंगुलर डायमीटर के फॉर्म में दिया गया है। मतलब कि आप जब अर्थ के एक लोकेशन से, अर्थ के किसी पोजीशन से आप जुपिटर के एक एंड को देखोगे और फिर घुमाते 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 बी पॉइंट को देखोगे, तो तब घुमाने पे कितना एंगल घूमोगे वही होगा हमारा एंगुलर डायमीटर। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो घूमे, ये किसकी वजह से घूमे, आप डायमीटर के दो एंडिंग पॉइंट को देखने के लिए घूमे ना, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, इसीलिए इसको एंगुलर डायमीटर बोला जाता है। ठीक है, सो आपके पास एंगुलर डायमीटर वो सेकंड में है, और कहीं ना कहीं हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, वी रिक्वायर इट टू कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन फॉर्म। तो बच्चों, अगर आपको सीधा रेडियन पता है, क्योंकि 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, अभी ये सारे मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो डायरेक्टली ये वाला पॉइंट लगाऊंगा, और नहीं पता है तो आप क्या करोगे, पहले सेकंड को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में, और फिर डिग्री से सीधा रेडियन में कन्वर्जन करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री होगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो उस हिसाब से 35.72 सेकंड इज इक्वल टू कितना डिग्री हो सकता है, तो मैं लिखूंगा 35.72 डिवाइड बाय 3600। ठीक है, और फिर इसको, क्योंकि ये डिग्री में आएगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 करेंगे, तो हमें फाइनली आंसर ये रेडियन में मिल जाएगा।
लेकिन मैं ये वाला पॉइंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि 1 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना रेडियन होता है। ठीक है, अगर आपकी टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल आपने देखा हो तो सॉल्व एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन, आई थिंक पहला क्वेश्चन ही उसके रिलेटेड है, जिसमें आपको अलग अलग वैल्यू को, आपको मिनट को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना रेडियन, 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो ये कन्वर्जन आपको ये क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे वही वाला पॉइंट अप्लाई करूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कैसे फाइंड आउट करते वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्योंकि पता है तो मैं सीधा वही वाला पॉइंट अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 सेकंड, 1 आर्क सेकंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, वो मैंने वहां पे एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था और मैंने उसको याद भी रख लिया था। तो मैं लिखूंगा 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। So 1 second is equals to 4.85 into 10 to the power -6 radian. Now we have the angle that is 35.72 second and we want to convert it into the radian one. तो सीधी सी बात है कि here alpha can be written as in radian. It is 35.72 multiply with the 4.85 into 10 to the power -6 radian. राइट, तो इतना रेडियन होगा ये एंगल। सो नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ जुपिटर। ठीक है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ जुपिटर, तो डायमीटर ऑफ जुपिटर इज बी। सो अल्टीमेटली यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द बी, और वो कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। सो सीधा बी इज नथिंग बट द आर्क ए बी, क्योंकि हमने बोला था कि इतने बड़े डिस्टेंस के लिए आप इसको ए बी सीधा डिस्टेंस मानो, स्ट्रेट डिस्टेंस, या फिर अज्यूम इट इज द आर्क। तो आर्क का सीधा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क, आर्क इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियस, जो कितनी है यहाँ पे डी के बराबर, इनटू एंगल थीटा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अल्फा है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज 824.7 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 35.72 इंटू 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6। देखो इसने इसको कैंसिल कर दिया। सो व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, बच्चों जो भी बचा है इसको आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इफ यू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर, सो हमारे पास है 824.7, we have to multiply it with 35.72 multiply with 4.85. So ultimately we are getting this 142,872.67. ठीक है, that is the answer, that is the answer in किलोमीटर। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, इट इज द आंसर। अगर एक पॉइंट और लिखूं तो एक और 7 आएगा इन किलोमीटर, बट आई विल राइट इट प्रॉपरली। सो मैं इसको लिखूंगा, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे और मैं इसको लिखूंगा, इट इज 1.429 into 10 to the power 5 kilometer. So this is the answer. So what should be the diameter of this Jupiter, that is 1.429 into 10 to the power 5 kilometer. It is the diameter of Jupiter, ठीक है, which is asked in this question. So clear है point? तो बच्चों यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम हमारी सॉल्व एग्जाम्पल वाली जो एक्सरसाइज है, हमारी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने टेक्स्ट बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स तो बाकी है, लेकिन टेक्स्ट बुक की जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो हमने देख ली है। बच्चों इसके अलावा एक और एक्सरसाइज भी आपको एक्स्ट्रा के तौर पे यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, विच इज द एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोर्ड की एग्जाम की बात करूं तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच, लेकिन वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, आपके लिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो एडिशनल एक्सरसाइज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बचेगा, क्योंकि वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
और बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइड किया गया है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर दी बोर्ड एग्जाम, ठीक है, वो बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हो और बढ़िया से लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो मस्ट गो थ्रू दैट एडिशनल एक्सरसाइज। तो अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो डेफिनेटली आई विल अपलोड दी वीडियोस रिलेटेड टू दी एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, ठीक है। 2.24 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर एक्सरसाइज फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और एडिशनल क्वेश्चन अगर आपको लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। इतना हमारे लिए बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही अच्छे वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं, बढ़िया से लेवल वाले क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो, आपको ऐसा लगता हो कि मुझे इसमें जितना आता है उसको टेस्ट करना है, तो आप एडिशनल एक्सरसाइज लगा सकते हो, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारी सॉल्व्ड एग्जांपल वाली एक्सरसाइज, ठीक है। हमारी जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना, सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, उसको देखने वाले वन बाय वन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सीरीज बनाई 5-5 क्वेश्चन की, वैसे वहां पे भी 5-5 क्वेश्चन की मैं सीरीज बनाता जाऊंगा, आप उसको देखते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर भी कर दो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्लेस भी कर दो, ठीक है। बेल आइकन को हिट करने का फायदा इतना होगा कि जब भी हम यहाँ पे नए वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज 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 आपके जैसे अगर कोई और बच्चे हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो प्लीज उनको हमारी चैनल शेयर कर दो, उनको बोलो कि सब्सक्राइब कर दे ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय बाय।